Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss another very important endocrine gland, that is pancreas. तो चलते हैं बोर्ड की तरफ. So dear students, pancreas. Another gland of the body. Dear students, उर्दू में इसको कहते हैं लबलबा. आपने नाम सुना होगा इसका. उर्दू में इसको लबलबा भी कहा जाता है. और ये लीफ लाइक ऑर्गन है जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद है. तो पहले इसकी लोकेशन के एतबार से बात कर लें. सो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड in the abdominal cavity in the vicinity of small intestine. लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन तो बहुत बड़ी है. यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा जिसके विसिनिटी यानी जिसके करीब करीब यह मौजूद है? दैट इज डियोडेनम. क्योंकि जो इसका फंक्शन है वो उससे रेलेवेंट भी है डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो आगे चल कर बताता हूँ. तो इस वजह से ये डियोडेनम के करीब करीब ही पड़ा हुआ है, उसी की विसिनिटी के अंदर मौजूद है. इफ यू टॉक अबाउट द शेप, so it is a leaf like organ. अभी इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा. इट इज अ लीफ लाइक ऑर्गन. एंड आपने पढ़ा हुआ है कि प्रीवियस ग्रेड के अंदर इट इज असेसरी, इट इज एन असेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन. डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने दो तरह के ऑर्गन्स पढ़े होंगे. एक प्राइमरी ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं एक्सेसरी. प्राइमरी वो हैं जिसके बगैर डाइजेशन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल नहीं हो सकती. जैसे कि इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, ओरल कैविटी, फेरेंक्स, देन एसोफेगस, देन स्टमक, देन ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम, देन सीकम, अपेंडिक्स, कॉलन, और कॉलन में फिर असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, देन रेक्टम एंड देन एनस. तो ये जो पूरी ट्यूब है फ्रॉम माउथ टू द एनस, ये कंप्लीटली प्राइमरी ऑर्गन्स पे मुश्तमिल है. लेकिन इस डाइजेशन को एड करने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए भी कुछ और ऑर्गन्स अल्लाह ताला ने रखे. जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ पर सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि जब चबाते हैं तो उसमें सलाइवा रिलीज होता है, वो एसेसरी ग्लैंड है यानी कि हेल्पिंग ग्लैंड है. इसी तरह से पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या करता है? अभी आपको बताता हूँ. कोई ये पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है इनटू द डियोडेनम. इसी तरह से लिवर, लिवर के अंदर मौजूद है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ता जिसे हम कहते हैं, तो वो वहाँ से बाइल को सेक्रेट करता है और वो पहुँचाता है इनटू द डियोडेनम. तो ये आपने पहले से पढ़ रखा है. सो दिस इज़ एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन. आमतौर पर इसको इस नाम से भी जाना जाता है. अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके स्ट्रक्चर की. So this is esophagus, this is stomach, this is the pylorus, और उसके बाद स्टार्ट हो रही है डियोडेनम, एंड आफ्टर डियोडेनम देयर कम्स द जेजुनम. और यहाँ पर मौजूद है इन द विसिनिटी ऑफ डियोडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की हेयर. दिस इज अ लीफ लाइक ऑर्गन. और इसके अंदर यहाँ पर आपको नजर आ रही है दिस इज द पैनक्रियाटिक डक्ट जो कि कहाँ पर ओपन हो रही है डियर स्टूडेंट्स? इनटू द डियोडेनम. अब इसको लेबल कर देता हूँ. दिस इज स्टोमक, हियर इज पैनक्रियाज, एंड दिस इज jejunum, the second part of small intestine, and this is duodenum,
the first part of small intestine, and this is the pylorus, the lower end of stomach, and here it is the esophagus. तो आपने देखा यहाँ पे शेप इसकी लीफ लाइक है, और इसमें यहाँ पर ये जो से आपको पिंक कलर की लाइन नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली द पेनक्रियाटिक डक्ट। अब आते थोड़ा सा इसके, तो ये आपको इसकी स्ट्रक्चर और लोकेशन के वाले से पता चल गया। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें कि इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत इस तरह से छोटे छोटे ऐसे सेल्स इकट्ठे मिलेंगे हमें, इसके को देखने में मिलेंगे, लेकिन इनकी तादाद थोड़ी है एज कम्पेयर टू द होल ऑर्गन। ये जो से आपको छोटे छोटे इस तरह से सेल नज़र आ रहे हैं, ये वाले एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड एज आइलेट ऑफ Langerhans. So Langerhans was the scientist who discovered this। और आइलेट, ये आइलैंड की जो शॉर्टेस्ट फॉर्म उसको कहा जाता है। जैसे ड्रॉप से ड्रॉपलेट, जैसे लीफ से लीफलेट, इस तरह से आइलैंड से आइलेट। तो ऐसे छोटे छोटे जजीरा नुमा ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन इनकी तादाद कम है, इकट्ठे कुछ, इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। सो इसे कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। अब इसको, यही है हमारा असल आज का जो टॉपिक है इसको, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी है। दैट पेनक्रियास इट इज़ अ डुअल ऑर्गन, इट इज़ अ डुअल ऑर्गन एंड डुअल ग्लैंड। डुअल का मतलब यह है कि इट इज़ एंडोक्राइन, इसका कुछ पोर्शन जो है वो एंडोक्राइन है, और ज़्यादातर हिस्सा इसका एक्सोक्राइन है। और होपफुली आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का डिफरेंस डिटेल से पता चल चुका है, और हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। जब हमने ये एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट किया था, उसमें मैंने इसके कंपैरिजन में बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम वो होता है जिसमें देयर आर नो डक्ट्स, इसमें कोई नालियाँ नहीं होती, जबकि एक्सोक्राइन में दे पोजेस डक्ट्स। और ये डक्ट्स के ज़रिए अपनी सेक्रेशन को पोर करते हैं, जैसे कि मैंने इसमें बताया था एंजाइम्स हैं, कुछ फ्लूइड्स हैं, जैसे कुछ जूसेस हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो एक्सोक्राइन पोर्शन, ये एमसीक्यू के लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है दैट इज़ लार्जेस्ट, ये ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर, और एंडोक्राइन जो पोर्शन है इट इज़ स्मॉलर। ठीक है, ये थोड़े से एरिया पे मुश्तमिल है जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है। सो इट इज़ अ डुअल ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन के तौर पर भी फंक्शन कर रहा है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी फंक्शन कर रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जब के तौर पर जब ये फंक्शन करता है, जो कि मेजर हिस्सा इसका एक्सोक्राइन ही है, तो क्या करेगा, इट विल रिलीज पैनक्रियाटिक जूस वाया मीन्स थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए कहां पर, इनटू द डियोडेनम। और आपको याद है कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, एंजाइम्स, देयर वर एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड ट्रिप्सिनोजन, एंड दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। और ये कहाँ पर रिलीज होंगे, ये पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए आप आएंगे इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज डियोडेनम। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज इट्स एंडोक्राइन पार्ट। सो एंडोक्राइन पार्ट है, मतलब इसमें कोई डक्ट्स नहीं है, ये अगर उसको एरिया वाइज देखा जाए तो ये उससे काफ़ी छोटा है, और इसके अंदर ये पोर्शन जो हैं ये कहलाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और यहाँ पर पाए जाते हैं दो तरह के सेल्स, इट्स कंसिस्ट ऑफ two kinds of cells। Two types of cells are there in the islets of Langerhans: alpha cells and the beta cells। अल्फा सेल्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और बीटा सेल्स को हम
इस तरह भी लिख सकते हैं। और आपको एक जस्ट इंफॉर्मेशन देता चलूं, अल्फा सेल्स दे आर स्मॉल इन नंबर, they are small in number, while the beta cells they are larger in number। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन के अंदर ज़्यादा जो सेल्स हैं वो बीटा सेल्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि अल्फा सेल्स का क्या फंक्शन है और बीटा सेल्स का क्या फंक्शन है। द अल्फा सेल्स दे secrete a hormone by the name of glucagon। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ग्लाइकोजन से वो मिक्स नहीं करना, ठीक है। ग्लाइकोजन वो ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है, तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स लिखते हुए ग्लूकागॉन को ग्लाइकोजन लिख जाते हैं, तो इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो ग्लूकागॉन इट इज़ अ हार्मोन नॉर द ग्लाइकोजन। और दूसरा यहाँ पर बीटा सेल्स सिक्रीट a hormone by the name of insulin। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इंसुलिन, और इसका नाम तो आपने सुना होगा डेफिनेटली, इंसुलिन, और शुगर पेशेंट्स के हवाले से सुना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आगे चलकर डिस्कस करते हैं। सो ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है? द ग्लूकागॉन इट इंक्रीजेज blood glucose level। It increases the blood glucose level। वो किस तरह से, आइए देखते हैं मैकेनिज्म। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है, और ग्लाइकोजन है क्या। जो सरप्लस ग्लूकोज थी वो स्टोर हुई थी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, कहाँ कहाँ पर? दो जगह पर, दो मेन जगह थी, एक था लिवर और दूसरा मसल्स। तो ग्लूकागॉन ये इन्फ्लुएंस करेगा, इट इन्फ्लुएंसेस द लिवर टू रिलीज ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन से क्या होगा? व्हेन इट्स ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इट गिव्स ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज कहाँ पर जाएगा? ब्लड के अंदर। नाउ इट इज़ अवेलेबल टू बी कैरिड टू द सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर एवर द एनर्जी इज नीडेड। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो मैकेनिज्म है ये ड्यूरिंग रमज़ान ये चलता है, जब 15 से 16 घंटे का रोज़ा होता है, फास्ट होता है। तो उस दौरान हम लोगों ने सहरी की और फिर सो गए या कोई अपनी एक्टिविटीज़ की, तो तकरीबन लगभग कोई 12 से 1 बजे तक जो कुछ खाया था हमने सहरी के वक्त, वो उसकी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी होती है। अब 12 बजे से ऑनवर्ड शाम 6-7 बजे जब ये इफ्तारी होनी है, तो वो 6-7 घंटे जो ज़िंदा रहना है वो किस तरह से रहना है कि हमें एनर्जी तो चाहिए। तो वो तब एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है कि ग्लूकागॉन रिलीज़ होगा फ्रॉम द अल्फा सेल्स, और वह लिवर को इन्फ्लुएंस करेगा कि रिलीज़ करे ग्लाइकोजन को, फिर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा और उससे रिलीज़ होगी ग्लूकोज, और फिर उस ग्लूकोज जब ब्लड में आएगी तो फिर हमें जब तक अफ्तारी हो नहीं जाती तब तक वो हमें सहारा देती रहेगी और हम जिंदा रहेंगे। सो इस तरह से ये काम करता है। सो इट्स प्राइम फंक्शन इज इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। अब हम बात करेंगे इंसुलिन के हवाले से। सो इंसुलिन इट इज़ द एंटेगोनिस्ट ऑफ ग्लूकागॉन। जिस तरह से हमने बात की थी कि कैल्सिटोनिन जो है वो एंटेगोनिस्ट है पैराथॉर्मोन का, यानी वो दोनों एक दूसरे के एक्शंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। कैल्सिटोनिन डिक्रीज कर रहा था कैल्शियम के लेवल को और पैराथॉर्मोन इंक्रीज कर रहा था, लेकिन दोनों एट अ टाइम तो नहीं रिलीज होते, मतलब वो तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिलीज होते हैं। इसी तरह से ये भी एंटेगोनिस्ट हार्मोन है। ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। कब? जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। जबकि इंसुलिन ये क्या करेगा? ये उसके ऑपोजिट काम करता है। इंसुलिन इट डिक्रीजेस
इट डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। लेकिन कब कब? जब हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज हो जाए, यानी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए, तो तब हम, अच्छा चले साथ साथ बताता चलता हूँ कि नॉर्मली वी हैव 80 to 100 mg पर 100 ml ग्लूकोज, इतनी ग्लूकोज हमारे अंदर मौजूद है। और इसकी फिगर हमने याद उसमें किए थे इन द चैप्टर ऑफ होम्योस्टेसिस कि हम जितनी मर्जी ग्लूकोज खा रहे हैं, इफ़ वी आर नॉर्मल, अगर हमारे होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म नॉर्मल हैं, सो इट इज़ मेंटेन्ड 1 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज, यानी कि हर लीटर के अंदर कितनी ग्लूकोज होनी चाहिए? 1 ग्राम, 1 ग्राम। तो ये मेंटेन रहती है होम्योस्टेटिकली, तो वो इसी तरह से मेंटेन रहती है डियर स्टूडेंट्स। तो लेट्स सपोज कि मेरी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसके लिए ग्लूकोज मुझे 1 रोटी से मिल जाती है, लेकिन लेट्स सपोज कि मैं 1 की बजाय 2 रोटियां खा लेता हूँ, तो 1 रोटी की जो एनर्जी है वो तो मुझे मिल गई, वो ग्लूकोज की शक्ल में, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई तो उससे मिल गई। लेकिन जो मैंने 1 रोटी एक्स्ट्रा खा ली है, तो उसके साथ क्या होगा? अब बनेगी तो उससे भी ग्लूकोज, जब फाइनली उसके स्टार्च से माल्टोज और माल्टोज से आके ग्लूकोज बन गई, अब वो ग्लूकोज ब्लड में आ चुकी है, अब्जॉर्ब हो चुकी है। तो अब क्या होगा? वो जो सरप्लस ग्लूकोज है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वो क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और कहाँ कहाँ पर स्टोर होगी? नंबर 1 इन द लिवर, दैट इज द मेन ऑर्गन, एंड नंबर 2 इन द मसल सेल्स, तो वहाँ पर ये स्टोर हो जाएगी। और उसको स्टोर करवाने में कौन हेल्प कर रहा है? दैट इज इंसुलिन। सो इंसुलिन इट इन्फ्लुएंसेस, ये इन्फ्लुएंस करता है द लिवर टू टेक अप, ताकि वो वहाँ से उठाए ब्लड में से ग्लूकोज और उसको स्टोर करे। तो जैसे ब्लड में से निकलेगी ग्लूकोज, लिवर के अंदर स्टोर हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इंक्रीज का मतलब ये नहीं है कि ये 80 to 100 से ऊपर चला जाए, और यहाँ पर ये डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि वो इससे कम हो जाए। ये डिक्रीज होने का मतलब है कमिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल लिमिट, और इंक्रीज करने का मतलब है कि जब कम था तो उसको कितना ऊपर लेके जाना है, इसी लिमिट के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये 2 चीज़ें याद रखनी, इसकी इंटैगोनिस्ट एक्शन कि एक दूसरे का ऑपोजिट एक्शन है। सो यहाँ पर ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा, और इंसुलिन क्या करेगा? वो उसको कम करेगा। सो दे एक्ट ऑपोजिट टू ईच अदर बट इन डिफरेंट सिचुएशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब ग्लूकोज लेवल हमें चाहिए, जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो तब ग्लूकागॉन हमें किस तरह से हेल्प करेगा, और जब हमें ग्लूकोज नहीं चाहिए, जब वो ज़्यादा हो जाए, जब वो सरप्लस हो जाए, तो किस तरह से फिर इंसुलिन लिवर को इन्फ्लुएंस करेगा कि उसको अपने अंदर छुपा लो, उसको स्टोर कर लो, और ब्लड के अंदर उसके लेवल को नॉर्मल रहने दो। सो होपफुली आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मज़ीद कुछ पैनक्रियाज के हवाले से डिस्कशन करेंगे। अनटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।